करोड़ की सेविंग्स हो जाए फिर इंडिया में चले जाएंगे। लेकिन सेविंग करने के बाद भी कोई इंडिया में इसलिए नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि कनाडा, अमेरिका ऐसी बाहर की कंट्री में जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे आप जितना पैसा इजीली कमा सकते हो उतना पैसा इंडिया में कमाना बहुत हार्ड है। अगर हम वेदर की बात करें तो कनाडा, अमेरिका जैसी कंट्री का वेदर बहुत अच्छा है। अगर हम रूल्स की बात करें तो यहाँ पे सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। बाहर के देश में करप्शन नहीं है। प्लस अगर आप यहाँ पे ओवर टाइम काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है। इवन अगर आपकी इनकम सर्टन लेवल से कम है और अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको हर महीने 500 से 600 डॉलर गवर्नमेंट पे करेगी पर चाइल्ड, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। यानी कि इतने अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसलिए एक बार यहाँ पे कोई बंदा आ जाता है तो वो इस वजह से इंडिया में नहीं आ पाता। वो लोग पैसे भी कमा लेते हैं, सेविंग्स भी कर लेते हैं, लेकिन वो जब इंडिया में आते हैं तो वहाँ पे करप्शन, पोल्यूशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लोग फॉलो नहीं करते, उस वजह से वो इंडिया में आना प्रीफर नहीं करते। तो पिछले 2 दिनों से मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में 2 कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर की जा रही है, मतलब डीएम्स के अंदर फ्लड्स आ गया है। तो मुझे लगा डेफिनेटली इसके ऊपर अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर शेयर करना चाहिए। एक कंटेंट क्रिएटर का ये कहना है कि भी बहुत सारे लोग जो अपनी होम कंट्री को छोड़ के कनाडा में आ जाते हैं, यहाँ पे काम करने के बाद बढ़िया जब पैसा कमा लेते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ की इंडियन करेंसी में सेविंग वगैरह उनकी हो जाती है कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि अपनी होम कंट्री में जाके वो अपना बढ़िया जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन स्टिल वो डिसाइड करते हैं कनाडा के अंदर सेटल होना, क्योंकि कनाडा बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे कि चाइल्ड केयर बेनिफिट हो गए, हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री होती हैं यहाँ पे, जो बच्चों की एजुकेशन है वो फ्री होती है। उसके ऊपर से वेदर बहुत बढ़िया होता है, AQI इंडेक्स वगैरह हो गया, हवा पानी बहुत ज़्यादा साफ है और रूल्स वगैरह को लोग फॉलो करते हैं, तो बढ़िया हिसाब किताब होता है। इसलिए लोग अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जाते हैं, कनाडा के अंदर ही सेटल होने का डिसाइड कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा क्रिएटर है, सबसे पहले उसने अंधभक्त वगैरह ये सब वर्ड यूज़ किए जो मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए थे, लेकिन स्टिल उस मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे वेदर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, -20, -30, -10 डिग्री का टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह पड़ती है, जैकेट वगैरह डाल के घूमना पड़ता है, तो बढ़िया सिस्टम नहीं है। उसके ऊपर से हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री तो हैं, लेकिन बहुत ही बेकार सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। उसके साथ साथ ये भी बोला है कि भाई जो चाइल्ड केयर बेनिफिट्स हैं वो तो होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो रेफ्यूजीज़ वगैरह होते हैं उसमें भी थोड़ी जनरलाइजेशन कर दी उन क्रिएटर ने, लेकिन उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना ओपिनियन है। लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट वगैरह उठाते हैं, इन बेनिफिट्स का 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं और हर बच्चे के थोड़े पैसे मिलते हैं, तो बढ़िया हिसाब किताब हो जाता है। अब देखो, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि भी कनाडा बढ़िया है या फिर इंडिया बढ़िया है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, दोनों के अलग अलग सिस्टम हैं, दोनों के अलग अलग कल्चर्स हैं, दोनों कंट्रीज में जो रहने सहने का तरीका है ना वो काफ़ी टाइम से बिल्कुल अलग है। तो एप्पल्स को जैसे हम ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एप्पल के अलग बेनिफिट्स हैं, ऑरेंजेस के अलग बेनिफिट्स होते हैं, उसी तरीके से कनाडा अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जीवन के अंदर, और जो इंडिया है वहाँ पे रहने के अलग बेनिफिट्स हैं, अलग सा ही कंफर्ट है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि भैया वो कनाडा में रहना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं, UK में, यूरोप में, US में, या फिर युगांडा में, या फिर जहाँ भी रहना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बंदे के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं बना सकते। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भी लोग कनाडा को छोड़ के जाते क्यों नहीं है, यहीं पे सेटल होने का डिसाइड क्यों कर लेते हैं। मतलब एट फर्स्ट प्लेस काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करके आते हैं कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, मेहनत करूँगा, पैसा कमाऊँगा, अच्छी खासी सेविंग करूँगा और इवेंचुअली अपनी होम कंट्री में वो सेविंग लेके आ जाऊँगा और अपनी होम कंट्री में अपना जीवन व्यतीत करूँगा बहुत ही कंफर्टेबली अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास। लेकिन अ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द पीपल डिसाइड कि भाई मैं कनाडा के अंदर ही सेटल होना चाहता हूँ। अब देखो, सरफेस लेवल पे बात करें तो डेफिनेटली ये रीजंस आते हैं कि भाई हवा पानी बहुत साफ होता है, फ्री हेल्थ केयर है, एजुकेशन फ्री है, मेरे को अपने बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं कमाऊँगा अपने ऊपर खर्चूंगा, इन्वेस्ट करूँगा, अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँगा। साथ के साथ एक बहुत बड़ा रीज़न ये मिलेगा आपको कि भाई पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो बढ़िया हिसाब किताब है। उसके ऊपर से ऐसी कंट्रीज़ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़िया तरीके से लोग फॉलो करते हैं, तो रहना सहना बहुत ही अच्छा होता है, तो अच्छा लगता है रहना। अब ये तो हुई सरफेस लेवल वाली बातें, लेकिन 2 मेन रीजंस ये हैं। एक रीज़न तो बहुत बड़ा ये है कि भाई जब लोग यहाँ पे अपनी फैमिली बना लेते हैं ना, बच्चे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद ना बच्चे यहीं के होके रह जाते हैं, मतलब वो तो यहीं पे पैदा होंगे ना, तो एक तरीके से वो कैनेडियन हो गए, तो अपने बच्चों को छोड़ के वापस जाना या फिर बच्चों को लेके वापस जाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता है, इसलिए लोग यहीं पे सेटल होने का डिसाइड कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन नहीं होता, वो अपनी होम कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के खातिर उनको यहीं पे रहना पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे तो कैनेडियन है ना, वो तो यहीं पे पैदा हुए हैं, वो तो यहीं के तौर तरीके सीखे हैं, तो उनको अपनी होम कंट्री में वापस लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए वो यहीं पे सेटल होने का डिसाइड कर लेते हैं। उसके ऊपर से
मेन चीज़ यहाँ कनाडा के अंदर ये है कि भाई यहाँ का जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है और वो मिडिल क्लास को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। प्रिडिक्टेबल इन द सेंस कि अगर आप मान लो किसी सरकारी ऑफिस में जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट साइन करवाना है या फिर ये काम करवाना है या फिर ये डॉक्यूमेंट निकलवाना है, तो आप ये संतुष्ट होकर जा सकते हो कि अगर मैं सीधे तरीके से जाऊँगा, मतलब लाइन में खड़ा होऊंगा, अपना काम करवाऊंगा, तो बिना कोई पैसे दिए, बिना कोई प्रॉब्लम फेस किए या फिर बिना कोई एरोगेंस एटीट्यूड देखे मेरा काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कनाडा के अंदर जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको अल्ट्रा रिच या फिर रिच वाली कैटेगरी में आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने काम वगैरह निकलवाना चाहते हो या फिर करवाना चाहते हो। यहाँ पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, तो सारे के सारे काम बिना कोई एरोगेंस देखे, बिना कोई पैसे खिलाए या फिर कोई रिश्वत दिए हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करवाना है या फिर कोई भी काम कराना है, उसको कराने के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं है। उसके ऊपर से एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का ले लो कि भाई वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल चीज़ है। अगर इन केस किसी बंदे की जॉब चली जाती है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, और अगर वो अपनी ईआई पे कर रहा था, उसके पेचेक से ईआई जा रही थी, तो वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगी, मेरे को अपनी सैलरी का 55% शायद होता है, उतना मेरे को ज़रूर मिलेगा हर महीने, तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा, अपना रेंट, मॉर्गेज या फिर थोड़ी बहुत ग्रोसरीज वगैरह वो दे पाऊंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड कि बंदे ने ज़्यादा ही कुछ पैर नहीं फैला रखे कि भाई पेचेक टू पेचेक जी रहा था, और वो लेने के लिए कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, कहीं किसी को रिश्वत नहीं खिलानी पड़ेगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बंदे को परेशान नहीं होना पड़ता। इंडिया के अंदर क्या है कि अगर आप अल्ट्रा रिच हो तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सारे काम आपके पैसे दे के आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा पुअर है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या फिर ठीक ठाक पैसे हैं, 40,000, 50,000, 60,000 महीने के कमा रहा है, तो प्रॉबेबली उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो सिंपली एक लाइन में ये बोलना चाहूँगा, जो कनाडा एक कंट्री है ना वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है। इसलिए आप देखोगे कि जो मिडिल क्लास वाले लोग इंडिया छोड़ के या फिर अपनी होम कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश से या कनाडा या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मूव होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब अमीर लोग जो अपनी होम कंट्री में पीछे से बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो जब कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर मूव होते हैं तो उनको बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो वो कंफर्ट है ना वो नहीं मिलता। इंडिया के अंदर अगर आप रिच हो, अल्ट्रा रिच हो, तो किसी भी कंफर्ट को आप खरीद सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप पैसों से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कनाडा के अंदर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जगहों पे ऐसा नहीं होता। अगर पुलिस पकड़ लेती है, अगर टिकट लग जाती है, चालान हो जाता है, तो पैसे दे के आप उससे छूट नहीं सकते, उससे फ्री नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर कोई गलती की है तो टिकट लगेगी, फाइन पे करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों को वो चीज़ बढ़िया लगती है, कुछ लोगों को ये चीज़ बढ़िया लगती है, और जिन लोगों को वो चीज़ बढ़िया लगती है और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो बेकार चीज़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पैसे खिलाओ और छूट जाओ, ये बढ़िया चीज़ होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मेरे हिसाब से कनाडा इज़ अ कंट्री, ग्रेट कंट्री फॉर मिडिल क्लास पीपल, लेकिन इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री फॉर रिच एंड अल्ट्रा रिच पीपल, लेकिन नॉट सो गुड कंट्री फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल। अब इससे अगली बात आ जाती है हेल्थ केयर सिस्टम की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली आपने डेफिनेटली सुना होगा कहीं ना कहीं, या किसी बंदे से, रिश्तेदार के मुंह से, या फिर सोशल मीडिया पे, कि भी कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब एकदम घटिया कैटेगरी के अंदर आता है। और जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है एकदम टॉप नॉच है, बहुत ही क्वालिटी वाला होता है डेफिनेटली, जिससे मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो हेल्थ केयर वाली चीज़ है ना बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा ना पर्सनल चीज़ होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, किसका बुरा रहा है। अब आपको अगर कोई ऐसा बंदा दिखता है जिसको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम से, मतलब उसने जब अपॉइंटमेंट मांगी उसको अपॉइंटमेंट मिल गई 2-3 दिन के अंदर, जब वो हॉस्पिटल के अंदर गया 2-3 घंटे वेटिंग के बाद उसको अटेंड कर लिया गया, जब वो वॉक इन क्लिनिक में गया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसका हेल्थ कार्ड है, फ्री में उसका सारा इलाज हो गया, जब उसने फैमिली डॉक्टर ढूंढने की कोशिश की उसको हफ्ते 2 हफ्ते में फैमिली डॉक्टर भी मिल गया, मतलब कभी उसने दिक्कत फेस ही नहीं की। उससे पूछोगे कि भाई कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, वो कहेगा भाई बहुत बढ़िया है, मेरे को तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, साथ के साथ जितना भी मेरा इलाज हुआ है ऑलमोस्ट लगा लो 99% फ्री हुआ है। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है कनाडा का तो हेल्थ केयर का। लेकिन ऑन दी अदर साइड किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जिसने बहुत ज़्यादा वेटिंग अटेंड की है, 3-3 महीने तक उसको अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिली, या फिर कोई दिक्कत आ गई उसको सिस्टम के साथ, उससे पूछोगे वो ये कहेगा कि भी कनाडा का जो हेल्थ केयर है वो बहुत बेकार है, मैं तो इंडिया जाके अपना इलाज करता हूँ। देखो मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर बात कर रहा हूँ, मेरे को किसी
चीज़ की साइड लेके मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज तक हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा के साथ बहुत बढ़िया रहा है। मेरे को कभी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी। जब मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह मांगी, मेरे को एक दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिल गई। डेंटल अपॉइंटमेंट मांगी, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैंने वो कॉल किया डेंटिस्ट को, उसने कहा भी कल सुबह आ जाओ, अभी आज रात के लिए आप अपना वो कुछ एडविल या फिर पेन किलर वगैरह ले सकते हो, लेकिन कल सुबह आप आ जाओ, सुबह 9:30 बजे। मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई अगले दिन की। वॉक इन क्लिनिक्स में गया हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, फ्री में इलाज हुआ है। हॉस्पिटल भी आई थिंक हम 2-3 बार गए हैं। बहुत ही पर्सनल चीज़ है, बहुत ही एक्सट्रीम हमारे साथ सिचुएशन हो गई थी, बहुत ही अच्छे से अटेंड किया था। ऑब्वियसली वेटिंग थी मेरे हिसाब से, अगर किसी भी कंट्री के सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वेटिंग होगी, लेकिन हाँ एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैंने डेफिनेटली लोगों के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुने हैं जिन्होंने कहा कि भाई हमें बहुत वेटिंग करनी पड़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। तो एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर आप किसी छोटी सिटी के अंदर रहते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, इसलिए आपको सर्विसेज मिलने में कोई दिक्कत ना आए या फिर कोई वेटिंग ना हो। लेकिन अगर कोई बंदा किसी बड़ी सिटी के अंदर रहता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स तो ऑलरेडी कम हैं, तो डेफिनेटली उसको वेटिंग करनी पड़ेगी। तो वो कहेगा कि भाई यहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ज़्यादा बेकार हैं, बहुत वेट करना पड़ता है। जितनी देर मैंने वेट किया मैं तो इंडिया से होके आ भी जाता। अब काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। काफ़ी सारे ऐसे इलाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि एक बेसिक रूट कैनाल करवाना है, उसके $2,500-3,000 का खर्चा हो जाता है। इतने में तो भाई साहब बंदा इंडिया से इलाज करवा के वापस आ जाएगा फ्लाइट लेके, फिर भी इतना उसका खर्चा नहीं होगा। इससे मैं अग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है यार। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है। अगर आपकी इंश्योरेंस होगी तो रूट कैनाल कराओगे, आपको भाई 10% देना पड़ेगा या फिर वो भी नहीं देना पड़ेगा, अगर बढ़िया इंश्योरेंस करवा रखी होगी या फिर आपके एम्प्लॉयर से आपकी इंश्योरेंस होगी। लेकिन इनफैक्ट ये भी बताना चाहूँगा कि भी इंडिया के अंदर अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज कराते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मेरे किसी रिलेटिव का एक्सपीरियंस रहा है, वो 3 दिन हॉस्पिटल के अंदर रुके थे और उनकी जो इंश्योरेंस का 3 लाख का कवरेज था ना वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और सरकारी हॉस्पिटल्स का तो आपको पता ही है क्या हिसाब किताब होता है। और कहते हैं अगर आपको पूरा इलाज कराना है तो कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब एक मिडिल क्लास बंदा 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? वही बात आ जाती है कि अगर आप रिच हो, पैसा है आपके पास, या फिर अल्ट्रा रिच हो, तो डेफिनेटली आपको टॉप नॉच इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि भाई चाहे आप रिच हो, मिडिल क्लास हो, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मतलब प्राइवेट भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं, तो सिमिलर सी ट्रीटमेंट मिलती है। चाहे जो भी हिसाब किताब है, पैसा दे के आप अपना रास्ता नहीं बना सकते। लेकिन इंडिया में ये एक तरीके से मतलब कन्वीनियंस मान लो, कंफर्ट मान लो कि भाई अगर आप पैसा है आपके पास तो आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो या फिर कोई भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसे से निकाल सकते हो। उसके बाद यार बात आ जाती है वेदर की। अब वेदर का भी सिमिलर सा हिसाब किताब है, पर्सन के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो शुरू से कहाँ पे रह रहा है, ज़्यादा टाइम उसने कहाँ पे स्पेंड किया है, उसको तो वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा शुरू से वैंकूवर में रह रहा है, 5-6 साल उसको हो चुके हैं, बाहर ज़्यादा घूमा नहीं है, कनाडा उसने ज़्यादा देखा नहीं है, तो वो यही कहेगा ना कि भाई कनाडा के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो बंदा अल्बर्टा, सस्कैचुअन या फिर मैनिटोबा में रहा है वो ये कहेगा कि भाई कहाँ बारिश होती है, यहाँ पे तो स्नो और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और जो बंदा कैलगरी के अंदर काफ़ी टाइम से रहा है, बाहर ज़्यादा घूमा नहीं है, वो ये कहेगा कि भाई यहाँ कनाडा के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। या फिर जो ओंटारियो के अंदर रहा है वो ये कहेगा कि ठीक है जो वेदर है वो ओके ओके है, ठंड भी होती है, स्नो भी पड़ती है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, मतलब सारे मौसम देखने को बढ़िया तरीके से मिलते हैं। तो सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक ही बंदे की बात सुन के अपना परसेप्शन बना लोगे, फॉर एग्जाम्पल वैंकूवर वाले बंदे की बात सुन के आप अपना परसेप्शन बना लोगे, वो बोलेगा भाई बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको लगेगा पूरे कनाडा के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। भाई कनाडा इतना बड़ा है कि यहाँ पे 6 टाइम जोन्स होते हैं, तो डेफिनेटली वेदर में चेंज देखने को मिलेगा। तो सिर्फ एक बंदे की, 2 बंदों की या फिर 5-10 बंदों की बातें सुन के परसेप्शन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता जब तक आप खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, या फिर एटलीस्ट खुद से अपनी प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं कर लेते। तो इस तरीके से जनरलाइज करके परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी रील्स देखी है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, मतलब अगर कनाडा 100% है तो 1% किसी जगह पे स्नो पड़ेगी और रील पे लिखा होता है भाई हैवी स्नोफॉल इन कनाडा, तो एक 3rd% जो कनाडा के अंदर नहीं है उसका तो यही परसेप्शन बन जाएगा ना कि भाई पूरे कनाडा में स्नोफॉल हो रही है। ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होके, थोड़ा सा रैशनल होके और अपना दिमाग लगा के चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। इस तब हमें समझ आ जाएगा। थोड़े बहुत फैक्ट्स वगैरह देखने होते हैं, तब चीज़ें हमें ढंग से समझ आएगी। ओवर सिंप्लीफाई करके सरफेस लेवल पे चीज़ें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम फिर वही है, मतलब
जो वो दूसरे क्रिएटर ने पहला वर्ड यूज़ किया था वही चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद यार बात आ जाती है सोसाइटी की, कल्चर या फिर सिस्टम वगैरह की। तो बेसिकली कनाडा या फिर जो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वो हाई ट्रस्ट सोसाइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाते हो जहाँ पे सेल्फ चेकआउट का हिसाब किताब है, मतलब आप खुद से स्कैन करके खुद से पे करके बाहर निकल जाओगे, कोई कैशियर वगैरह नहीं होगा, तो जो ग्रोसरी स्टोर वाले हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप बिना पे किए बाहर नहीं निकलोगे। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ होती है कि भाई चोरी कर रहा है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इस तरीके से, सोसाइटी इस तरीके से वर्क करती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, होना चाहिए लेकिन नहीं है। उसके ऊपर से यार यहाँ पे जो सोसाइटी है, यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो बहुत ही रिजर्व्ड हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि भी उनकी गली में 4 घर छोड़ के कौन रहता है, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि पड़ोस के घर में कौन रहता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, सबको सबका पता होता है भी इस घर में शर्मा जी रहते हैं, उस घर के अंदर वर्मा जी रहते हैं, वहाँ पे भाई साहब अग्रवाल साहब रहते हैं, वो इतने बजे बाहर निकलते हैं, इतने बजे घर के अंदर आते हैं, इतने उनके बच्चे हैं, सब पता होता है सबको, एक दूसरे के घर के बारे में सब पता होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या फिर वो सही है, या फिर वो गलत है या फिर वो गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसका ये हिसाब किताब है, उसका वो हिसाब किताब है। बाकी अगर मैं सिस्टम और कल्चर की बात करूँ तो कनाडा जो है ना, वो आपको पीस प्रोवाइड करता है। यहाँ का जो सिस्टम है आपको पीस प्रोवाइड करता है, लेकिन इंडिया का जो सिस्टम है वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। इंडिया के अंदर जो वो लेबर वाला काम होता है, जो हथी काम होता है, वो बहुत ही चीप है, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही सस्ते में करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कनाडा के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट है सिस्टम, कि वो जो हाथों वाला काम होता है ना, जो लेबर वाला काम होता है कि भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह हो गए या फिर पेंटर्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ बेकार लगती है कि भी इंडिया के अंदर तो हिसाब किताब बढ़िया था, बहुत ही सस्ते में काम हो जाता था। जब वो यहाँ कनाडा के अंदर आके ये चीज़ें देखते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो बेकार है, बहुत ही महंगा होता है, इंडिया बढ़िया था। तो अगर एक लाइन में बोलूँ तो कनाडा के अंदर आप इंडिपेंडेंट होते हो, लेकिन इंडिया के अंदर आप हर किसी से सपोर्टेड होते हो। तो ये हिसाब किताब है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, दोनों बस बहुत ही अलग है। अब इसके अंदर यार बात करने को, डिस्कस करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि देखो घूम फिर के सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। कोई बंदा है जो कुछ एक्सपेक्ट करके आया था, अगर उसको कनाडा के अंदर अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल गया तो हमेशा कनाडा को डिफेंड करेगा, या फिर जो चाहता था उसको वो मिल गया तो वो डिफेंड ही करेगा कि भी कनाडा बढ़िया है, जो मैं सोच के आया था बढ़िया हो गया, मैंने घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली। या फिर जो भी बंदा अपना फ्रीडम सोच के आया था या फिर पीस सोच के आया था, वो उसको मिल गया तो कहेगा भाई बढ़िया हिसाब किताब है कनाडा के अंदर। लेकिन अगर कोई बंदा कुछ एक्सपेक्ट करके आया था लेकिन वैसा नहीं हुआ, मे बी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है या फिर इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है या फिर बर्न आउट हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में वो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि भी नहीं यार कनाडा बढ़िया नहीं है, इंडिया के अंदर ही बढ़िया हिसाब किताब था। काफ़ी सारे लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि भी यहाँ पे मॉर्गेजेस लेनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत होती है। वो तो यार ऑब्वियसली मतलब मेच्योरिटी से देखोगे तो कि भाई यहाँ पे आप स्क्रैच से शुरू करते हो, यहाँ पे आपका फैमिली का घर नहीं है, जो आपके दादाजी ने या फिर पिताजी ने बनाया था वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग इंडिया के अंदर जब अपनी फैमिली का घर छोड़ के पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव या फिर किसी और जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी वो लोन लेके ही घर बनाते हैं। तो सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भी लोन ही लेना है तो मैं कनाडा में ही ले लेता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा बढ़िया हिसाब किताब रहेगा, ड्राइववे होगा, बैकयार्ड होगा, बेसमेंट होगा, थोड़ा मज़ा आएगा रहने का। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अपनी लाइफ से जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से डिसीजंस होते हैं। किसी एक दोबारा बोलना चाहूँगा कि कुछ लोगों के ओपिनियन से या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने डिसीजंस, अपना परसेप्शन मत बनाओ। जो कनाडा है या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री उठा के देख लो, कोई हेवन नहीं है, कोई जन्नत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे लैंड करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से जितनी आप अपनी होम कंट्री में करते हैं ना, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से अपनी सारी चीज़ें बनाते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, हमारी फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, और साथ के साथ वहाँ पे कंफर्ट भी होता है। इंडिया कोई हेल या फिर बेकार जगह नहीं है, लोग वहाँ पे भी रहते हैं, अपनी बढ़िया ज़िंदगी बिता रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि भी दोनों जगहों पे प्रॉब्लम है। इंडिया में आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बेस लेवल पे करप्शन हो गई या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जीवन व्यतीत करने की, भी साफ़ हवा, साफ़ पानी, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है। लेकिन उनको भी किसी ना किसी तरीके से लोग सॉल्व कर लेते हैं। जिसके पास पैसा है वो किसी ना किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है। कनाडा के अंदर ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं, लेकिन कंफर्टेबल जीवन बताने के लिए ना दोनों जगह पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये सिंपल सी बात है कि हमारी जो पर्सनल सक्सेस है या फिर हमारे जो पर्सनल फेलियर्स हैं या फिर जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता। कनाडा के अंदर सिस्टम काम करता है, इंडिया के अंदर पैसा काम करता है, लोग काम करते हैं। अगर कोई भी बंदा अल्ट्रा रिच है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसको किसी भी
प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है, फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको पैसे से सॉल्व कर लेता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इमिग्रेट नहीं करेगा। बाकी अगर ज़िंदगी एक गेम है और जो लोग कनाडा के अंदर रह रहे हैं तो प्रॉबेबली वो ईजी या फिर मीडियम और ईजी के बीच में किसी लेवल पे खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जो मिडिल क्लास या फिर पुअर कैटेगरी के अंदर आते हैं वो हार्ड लेवल पे गेम खेल रहे हैं। सिंपल सी ये चीज़ है, जिसको समझ आ जाएगी वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगी वो नहीं समझेगा। तो ये सीन है। बाकी अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो, बहुत ही 2 बढ़िया वीडियोस बनाई थी मैंने कनाडा से रिलेटेड भी, कनाडा के अंदर क्या लाइफस्टाइल होता है, तो लेफ्ट या राइट वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है कि भी किसके लिए कनाडा बढ़िया है, किसके लिए इंडिया बढ़िया है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर करना। अपना ओपिनियन शेयर करने का सबको हक होता है। बाकी कनाडा के अंदर ज़िंदगी किस तरीके की होती है आप वो जानना चाहते हो तो लेफ्ट या राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को ठीक ठाक लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।